हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद ये चैप्टर होता है समाप्त। फिर हम बात करेंगे इसके बाद आने वाले चैप्टर की। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। आज हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले हेडिंग हमारी प्रकाश की उत्क्रमणीयता कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता अगर आपको समझना है तो पहले आप प्रकाश का परावर्तन समझ लीजिए। तो दोस्तों, मैंने प्रकाश का परावर्तन बता रखा है। आप पीछे वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि बेहतर समझ में आएगा और आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक में चलते हैं और बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो रहा था दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन में कोई एक पृष्ठ होता था, चिकना पालिशदार माध्यम। ये चिकना पालिशदार माध्यम है और इस माध्यम को हम लोग बोल रहे थे परावर्तक पृष्ठ। इस माध्यम को हम लोग बोले थे परावर्तक पृष्ठ। दोस्तों, ये परावर्तक पृष्ठ था। अब इस परावर्तक पृष्ठ में क्या हुआ था फ्रेंड्स? कोई आपतित किरण आई, इसके किसी बिंदु पर टकराई, टकराने के पश्चात वो किरण परावर्तित हो गई। टकराई और टकराने के पश्चात वो किरण परावर्तित हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, कोई आपतित किरण आई, मतलब कि कोई किरण आई जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। दोस्तों, कोई आपतित किरण आई और वो क्या हुई? परावर्तित हो गई फ्रेंड्स। ऐसे तो बोला जाता है उसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। फ्रेंड्स, कोई आपतित किरण आई और आपतित किरण परावर्तित हो गई और जिस बिंदु पर टकरा के वो परावर्तित होती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है दोस्तों। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, ऐसे फ्रेंड्स, एक लंब खींचा जाता है और इस लंब को नाम दिया गया अभिलंब। इस लंब को नाम दिया गया अभिलंब। तो ये क्या था दोस्तों? ये थी घटना प्रकाश के परावर्तन की। ये घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना है कि जब किसी चिकने पालिशदार सतह पर कोई किरण आके टकराती है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तित होकर जाने वाली किरण परावर्तित किरण, इनके मध्य खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जिस पृष्ठ पर टकराती उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं दोस्तों। यहीं से क्या होगा दोस्तों? हम लोगों की डिफिनीशन, हम लोगों को परिभाषा निकल आएगी प्रकाश की उत्क्रमणीयता की। क्या होगा अगर दोस्तों हम लोग क्या कह रहे हैं, अगर हम इसे बोले कि यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, ऐसे दोस्तों यही वही पृष्ठ फिर से बनाएंगे, परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण दोस्तों, ये यहाँ पे जो टकरा के चली गई कौन सी किरण है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए दोस्तों। परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए और आपतित किरण को दोस्तों परावर्तित किरण मान लिया जाए। आपतित किरण को दोस्तों परावर्तित किरण मान लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो कि अभी किरण आ रही थी और ये परावर्तित होकर जा रही थी। वहां पर दोस्तों, वहां पर क्या हो रहा था?
कोई किरण आ रही थी, परावर्तित होकर जा रही थी। उसके मध्य में एक लंब था जिसका नाम था अभिलंब। उसके मध्य में खींचा गया एक लंब था जिसका नाम था अभिलंब। लेकिन उसी फिगर में दोस्तों क्या किया जाए कि जो परावर्तित किरण है उसे आपतित किरण मान लिया जाए। तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम आपतित किरण उसे मान लेते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये किरण आ रही है और ये किरण ऐसे जा रही है। तो दोस्तों हमें ये लगेगा, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरण यहाँ से आई और यहाँ पर टकराई, यहाँ पर निकल गई। दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर कोई दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर कोई दर्पण लगा हुआ है, इसे नाम देते दर्पण। और दर्पण से मान लेते टकराई और ऐसे इस बिंदु पर टकराई और टकरा के ऐसे निकल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, आपतित किरण को जब हम आपतित किरण को हम जब परावर्तित किरण और परावर्तित किरण को जब हम आपतित किरण कह देते हैं तो हमें क्या प्रतीत होने लगता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई। जबकि दोस्तों वास्तव में हमने क्या किया था, कोई किरण ऐसे आई थी और ऐसे निकल गई थी, लेकिन हमने जब माना कि परावर्तित किरण मान लेते आपतित है तो हमें भी लग रहा है कि ये किरण ऐसे आई थी, यह किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो घटना क्या है दोस्तों, ये घटना रिवर्सिबिलिटी है, ये घटना रिवर्सिबिलिटी है, मतलब यही घटना उत्क्रमणीयता है, रिवर्सिबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, यही घटना उत्क्रमणीयता है। हमें जब परावर्तित किरण को हमने आपतित किरण माना तो हमें क्या लग रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है कि किरण ऐसे आई, पृष्ठ से टकराई और ऐसे निकल गई। जबकि दोस्तों क्या था, आपतित किरण ऐसे आई और ऐसे निकल जाती है, लेकिन हमने बदल दिया, हमने मान लिया कि परावर्तित को आपतित देखें, आपतित को परावर्तित समझें, तो क्या लगा कि किरण ऐसे ही आई और ऐसे निकल गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, यदि आपतित किरण को यदि परावर्तन की घटना में, यदि परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, आपतित किरण मान लिया जाए। दोस्तों अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेते हैं तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करेगी। तो परावर्तित किरण तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी। तो इससे हम क्या समझते हैं दोस्तों, इससे हमें ये लगता है कि प्रकाश में उत्क्रमित होने की क्षमता होती है, प्रकाश में उत्क्रमित होने का गुण होता है। ठीक है दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश में उत्क्रमित होने का गुण पाया जाता है, जिसे या फिर इस गुण को ही दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं।
गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। इस गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा होगी प्रकाश की उत्क्रमणीयता की कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या दोस्तों कहाँ से समझेंगे, इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा परावर्तन का नियम। क्योंकि परावर्तन की घटना में क्या होता है, कोई परावर्तक पृष्ठ होता है और आपतित किरण आती है और कुछ पृष्ठ की किसी बिंदु पर टकराकर परावर्तित बन जाती है, उसके मध्य में एक लंब खींचा जाता है जिसे अभिलंब बोलते हैं। तो उसी घटना में दोस्तों यदि परावर्तित किरण को, जाने वाली किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण थी यहाँ पे दोस्तों वो परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी। तो इसका तात्पर्य निकल कर आता है कि प्रकाश में रिवर्स होने का गुण पाया जाता है, प्रकाश में रिवर्स होने का गुण है और यही गुण दोस्तों प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रकाश की उत्क्रमणीयता समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कि क्या परिभाषा होगी प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं दोस्तों, ये आप लोग भी जानते हैं और डेली रूटीन में से देखते भी हैं दोस्तों। तो प्रतिबिंब कहा किसे जाता है, अगर हम किसी दर्पण के सामने दोस्तों कोई भी वस्तु रख देते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, दर्पण में उसी वस्तु की आकृति बन जाती है और वही आकृति उस वस्तु की जो कि दर्पण के सामने रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कहते हैं प्रतिबिंब, यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है और वही आकृति उस वस्तु की प्रतिबिंब कहलाएगी। ठीक है, परिभाषा के तौर पर सुनिए दोस्तों, हम इसे क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से या फिर बिंदु से किसी वस्तु के बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही दोस्तों, उस बिंदु को ही दर्पण का या फिर वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु दोस्तों उसके बिंदु से चलने वाली या फिर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन, चाहे परावर्तन हो उस प्रकाश किरणों को दोस्तों, चाहे अपवर्तन हो,
उसके पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है या फिर जिस बिंदु पर मिलती है या फिर दोस्तों मिलती हुई प्रतीत होती है, वो मिल भी सकती हैं या फिर ऐसा लगेगा कि सिर्फ मिल रही हैं जबकि मिलेंगी नहीं। तो दोस्तों जिस बिंदु पर मिलती है फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही पहली वाली जो भी जिस वस्तु से प्रकाश किरणें निकली उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण सी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं, दर्पण के सामने रखी, अतः हम क्या कह सकते हैं, दर्पण के सामने रखी वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। दर्पण के सामने रखी वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है और दर्पण में आकृति जो बन जाती है दोस्तों, उस आकृति को ही बन जाती है, उस आकृति को ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गए दोस्तों परिभाषा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी वस्तु के बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या फिर दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है, जिसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिबिंब के प्रकार की, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार में किसकी बात करें, प्रतिबिंब के प्रकार की, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो जाएगा दोस्तों, तो पहला प्रतिबिंब होता है उसे नाम देते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा दोस्तों, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, अभी क्या हुआ, वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण निकली और परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जो दर्पण से जो किरणें निकली है वो वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हूँ, वास्तव में इन रियलिटी मतलब कि वास्तव में वो किसी बिंदु पर मिल रही हो, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, वास्तव में नहीं मिलती, मतलब वो रियली में मिलती ही नहीं, लेकिन क्या लगता है कि शायद वहीं से आ रही हो। ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि ये किरणें जो आ रही है जो बिंदु पर है
ये बिंदु से वो किरणें उसी बिंदु से निकल रही हो। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ दिखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल रही हो, लेकिन दोस्तों वो रेखाएं होती नहीं, वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे हम आभासी प्रतिबिंब का नाम देते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो उस प्रतिबिंब को दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस प्रतिबिंब को दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी ज़्यादा बड़ी परिभाषा नहीं दोस्तों ये। और ऐसी ही क्या है, आभासी प्रतिबिंब भी होता है कि बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती लेकिन आभास होता है या फिर कल्पना की जा सकती है या फिर लगता है कि ये किरणें वहीं से आ रही हों, तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बिंदु वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती किंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये मिलेंगे नहीं लेकिन लगेगा ऐसा कि बस वहीं से वो प्रकाश किरणें आ रही हों, सिर्फ लगेगा कि प्रतीत होंगी दोस्तों और कुछ नहीं। वास्तव में नहीं मिलती, प्रतीत होती हैं, किंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी परिभाषा प्रतिबिंब की और प्रतिबिंब के प्रकार की, कि प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि यहाँ पर दर्पण के बिंदु पर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और आभासी में क्या होता है, मिलती नहीं है दोस्तों, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दर्पण की, कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण क्या होता है दोस्तों, जो आप लोग मिरर देखते हैं जिसे शीशा भी बोला जाता है, वही दर्पण होता है। दर्पण की क्या परिभाषा होगी, तो दर्पण में हम कह सकते हैं दोस्तों एक ऐसा माध्यम होता है या फिर एक ऐसा पृष्ठ होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है या फिर एक ऐसा माध्यम होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसके एक पृष्ठ पर दोस्तों जिसके एक पृष्ठ पर या फिर एक सतह पर दोस्तों या फिर एक तरफ एक पृष्ठ पर पॉलिश, किसकी पॉलिश दोस्तों, लाल ऑक्साइड की पॉलिश दोस्तों, ठीक है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश या फिर कलई कर दी जाती है, पॉलिश या कलई भी बोल सकते हैं, कलई कर दी जाती है। अब एक सतह पर क्या हुआ दोस्तों, पॉलिश कर दी गई। अब जब एक सतह पर पॉलिश कर दी गई तो दूसरा पृष्ठ कैसा होता है, तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है, दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। तो दर्पण क्या होता है दोस्तों, दर्पण एक ऐसा माध्यम है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी परिभाषा रहेगी दर्पण की, कि दर्पण एक ऐसा माध्यम होता है जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या कलई कर दी जाए तथा दूसरा पृष्ठ को परावर्तक छोड़ दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला दर्पण समतल दर्पण। दर्पण के प्रकार अगर हम बात करें दर्पण के प्रकार की, दर्पण के प्रकार में हम कह सकते हैं दोस्तों एक प्रकार और होगा दूसरा प्रकार। तो पहला प्रकार क्या होगा दोस्तों, समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, गोलीय दर्पण। दूसरा होगा गोलीय दर्पण। तो दोस्तों हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे समतल दर्पण की, क्योंकि जो आने वाला चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो दोस्तों समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं दोस्तों कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण काफी बड़ा होगा दोस्तों, उसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में, पूरी चैप्टर में हम दोस्तों गोलीय दर्पण की चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ बात होगी समतल दर्पण की, समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है समतल, ये दर्पण समतल होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई या फिर पॉलिश की जाती है तथा दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होता है, प्रतिबिंब होती पड़ती है।
तो दोस्तों इस चैप्टर में हम सिर्फ बात करेंगे समतल दर्पण की। इस चैप्टर में हम गोली दर्पण की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गोली दर्पण की चर्चा अगले वाले पूरे चैप्टर में होने वाली है दोस्तों। इस चैप्टर में हम सिर्फ समतल दर्पण की बात करेंगे। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि समतल दर्पण, समतल से पता चल रहा है ये दर्पण समतल होता है दोस्तों, चिकना होता है, एकदम पालिशदार होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे दर्पण में क्या होता है कि ऐसा दर्पण या फिर ठीक है ऐसा दर्पण जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश या फिर कलई कर दी जाए, पॉलिश होती है तथा परावर्तन दूसरे समतल पृष्ठ से होता हो, दूसरे समतल पृष्ठ से होता हो, होता है, तो ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा दोस्तों। ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। ये दर्पण जो होता है दोस्तों समतल होता है। ऐसे दोस्तों इसकी बात हम अगर करें तो ये दर्पण ऐसे समतल होता है। एक ये समतल दर्पण होता है दोस्तों, एकदम समतल होता है ये, और दूसरे पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, और सामने वाला जो पृष्ठ होता है यहाँ पर दोस्तों पॉलिश होती है। ऐसे ये पॉलिश हो गई, और सामने वाला पृष्ठ चिकना होता है दोस्तों, चिकना पृष्ठ। ये सामने वाला पृष्ठ दोस्तों चिकना होता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, वो सामने वाले पृष्ठ दोस्तों मतलब कि इस पृष्ठ से होता है, ठीक है दोस्तों, चिकने पृष्ठ से होता है। तो ऐसा दर्पण ही क्या कहलाता है दोस्तों, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण ही समतल दर्पण कहलाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं। समतल दर्पण के गुण, अगर इनके गुणों की बात करें दोस्तों तो हम बोल सकते हैं इनके गुणों में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, बना प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है दोस्तों। ये सीधा होगा और आभासी होगा। सीधा का आभासी होता है, सीधा का आभासी होता है, ठीक है दोस्तों। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा तथा आभासी होता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो दूसरे गुण में हम बोल सकते हैं, या फिर जो दर्पण में होता है हम कहेंगे कि अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो दर्पण के सामने, मान लीजिए दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वो वस्तु रखी होगी उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की उतनी ही दूरी पर बनेगा। मान लीजिए दर्पण है दोस्तों, और दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी दर्पण से उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कहेंगे
कि दर्पण क्या करता है, दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर होगी, वस्तु जितनी दूरी पर होगी जितनी दूरी पर होगी दर्पण से उतनी ही दूरी पर, दर्पण से उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। तो दोस्तों क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होगा, दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी, किसी दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी दर्पण से उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों, जो कि हमने अच्छे से समझाया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।